आज हम सभी दिल्ली में मैपल गोल्ड में पश्चिम विहार में इस स्थान पर हैं और एक ज्योतिषीय सम्मेलन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ज्योतिष सम्मेलन तो आए दिन होते ही हैं। त्रिलोक झा जी, अरुण अग्रवाल जी, अलका शर्मा जी के द्वारा, इनकी संस्था के द्वारा जो आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये मेरी नज़र में पूर्ण रूप से सफल है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आप तीनों के लिए होनी चाहिए कि आप जो इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वो आज आपकी पूरी हुई है। और त्रिलोक जी काफ़ी अच्छी उन्नति कर रहे हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में इनके था और अभी इस वाले प्रोग्राम में हूं तो देख रहा हूं कि काफ़ी अच्छी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी रुचि जी बता रही थी कि 3500 वीडियो बनाई, इतना नाम कमाया, सब किया। देखिए, ये सब तो आपका प्रेम है, आपका आशीर्वाद है और ज्योतिष के प्रति मेरा समर्पण का भाव है। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना डेडिकेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता, ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि आज इतनी वीडियो बनाई, YouTube पर लाया, Facebook पर लाया तो ये बहुत आसान रहा कोई भी आसान नहीं होती और कोई भी मुश्किल नहीं होती। सिर्फ माइंड का गेम होता है कि हम उसको अपने आप को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं। बहुत बार ऐसी हताशा हुई कि अरे व्यूज़ तो आते नहीं हैं, वीडियो को लोग कम देख रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, इतनी मेहनत लगती है। कई बार ऐसे विचार भी आए, पर फिर अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं, अब जिस रास्ते पर हो, चाहे 1 व्यू आए, एक दिन 1 लाख भी आएंगे, 10 लाख भी आएंगे, 1 करोड़ भी आएंगे, पर मेहनत से पीछे मत हटो। यही मुझे पिताजी ने सिखाया, गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी ने सिखाया। और शायद उसी का परिणाम है कि आज कम उम्र में इतना मान सम्मान प्राप्त हुआ। ये मान सम्मान तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये तो सब आप लोगों के स्नेह है जो आप मुझे यहाँ पर देते हैं, बुलाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं मंच को प्रणाम करूंगा, क्योंकि मंच की गरिमा होती है और उस गरिमा का पालन करना बड़ा जरूरी होता है। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करूंगा, जिनका एक बहुत बड़ा त्याग है इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में। क्योंकि मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा कहीं बेहतर उनको जानता हूं। मैंने उनकी तपस्या को देखा है, बहुत कम उम्र से देखा है, उनको मेहनत करते हुए देखा है, रात में 4-4 घंटे केवल नींद लेते हुए देखा है। और जब हम सुबह उठते थे, जब छोटे छोटे से थे हम, तो हम देखते थे कि पिताजी ज्योतिष की किताबें पढ़ रहे होते हैं। उस समय तो हम जानते ही नहीं थे ज्योतिष क्या होती है। तो वाकई आपने बहुत त्याग किया है। मैं पदम उपाध्याय जी, जिनको भी हमने सुना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आज आपको पहली बार सुना मैं मंच पर हमारे भाई अश्विनी गौतम जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अंक ज्योतिष में एक इनका अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमाया है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि YouTube पर आप और ज़्यादा एक्टिव हो जाओ, क्योंकि आज की डेट में YouTube का ज़माना है। और न्यूमरोलॉजी के जो रील्स होती हैं ना, न्यूमरोलॉजी की जो वीडियोज़ होती हैं ना, उन पर लाखों करोड़ों व्यूज़ आते हैं। हम भी देखते हैं और मैं देख करके हैरान होता हूं और मेरे को ये होता है कि क्या रहा है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी का, जो बंटा धार किया हुआ है। सिर्फ 2-2 किताबें पढ़ के न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर सूर्य का है, 2 चंद्रमा का है, इसका है, इस तारीख को पैदा हुए तो ऐसा होगा। कोई डीप नॉलेज नहीं और व्यूज़ हैं 20-20, 30-30, 50-50 लाख, भटकाया जा रहा है। तो मैं कहूँगा अश्विनी गौतम जी, आपको आगे आना पड़ेगा और बेड़ा उठाना पड़ेगा। हमारे बीच में प्रणव शास्त्री जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज्योतिष को अगर अजर और अमर रखना है तो कैसे रखा जा सकता है, और उसके लिए स्वयं में क्या परिवर्तन लेकर के आने हैं और इस समाज को खुद में क्या परिवर्तन लेकर के आने होंगे, हम एस्ट्रोलॉजरों को अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने होंगे। ये बात आज उन्होंने रखी बहुत अच्छे से। सुनील दीक्षित जी बहुत आदरणीय हैं, उन्होंने बहुत अच्छे चार्ट्स के ऊपर अपनी बातें रखी। आप सभी, अभी शैलेंद्र पांडे जी को तो सुनने का मौका मिलेगा, बहुत सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स पे चलते हैं। दोस्तों, ज्योतिष को थोड़ा सा सरल बनाते हैं।
और ज्योतिष को सरल ऐसे बनाया जा सकता है जब आप उसके मूलभूत सिद्धांत को समझेंगे। जब आप ये समझेंगे कि जन्म पत्रिका में हमारी जो 12 की 12 लगने हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती नहीं है, सीधा एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष हमारे को इसलिए सीखनी है कि हमारे को पैसा कमाना है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्योतिष इसलिए सीखनी है ताकि हम व्यक्ति को भूत वर्तमान भविष्य बता सकें। बहुत सारे लोग इसलिए ज्योतिष सीखते हैं कि उनको टाइम पास करना है, घर पर बैठे हुए रिटायर हो गए हैं और कुछ काम नहीं है तो चलो ज्योतिष सीख लें। विचारधारा का केवल फर्क है, व्यक्ति वही है, विचार अलग अलग है और ज्योतिष विचारों का संग्रह है। इसलिए आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसके लिए आपका खुद का जो ये मस्तिष्क है ना, इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये आपका खुलने लगेगा दिमाग, तो आप सामने वाले की बातों को उसकी हरकतों से, उसके बोलने से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे। इसलिए वो ज्योतिषी ज़्यादा कामयाब हैं आज की डेट में इस दुनिया में जो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और साइकोलॉजिस्ट होना गलत नहीं है, ये हमारी ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय है। अगर पंचम भाव आपकी बुद्धि है, पंचम भाव आपकी नीति है, तो पंचम भाव अगर आपका बलवान होगा तो ही आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हो। त्रिकोण का भाव है, पंचम भाव है, बुद्धि उन्नति का भाव है। अब विषय ये आता है कि अब आपके सामने व्यक्ति आ गया, बैठ गया आकर के, अब वो आपसे पूछेगा जी बताइए पंडित जी मेरा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या लग रहा है आपको आजकल मेरे कैसे ग्रह चलने वाले हैं। भविष्यवाणियां आप दो प्रकार की कर सकते हो। एक भविष्यवाणी आप लोक भविष्य के रूप में करोगे और एक भविष्यवाणी करोगे आप पर्सनल 1 to 1। जब लोक भविष्यवाणी की बात आएगी तो आप इस सृष्टि को लेकर के चलोगे, इस सौर मंडल को लेकर के चलोगे, समस्त 84 लाख योनियों को लेकर के चलोगे, सभी प्राणी मात्र को लेकर के चलोगे। आप उस एंगल से सोचोगे जब हम भूकंप की, बाढ़ की, सुनामियों की, इन चीजों की भविष्यवाणी करते हैं तो वो लोक भविष्यवाणी होती है। उसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है या उस पर्टिकुलर एरिया पे पड़ता है जहां वो आ रहा होता है। और जब हम 1 to 1 बात करते हैं तो अलग प्रभाव होता है। तो अब आपको यहां ये देखना पड़ेगा कि आपको लोक भविष्यवाणी करनी है, और लोक भविष्यवाणी यदि आपकी सही होगी और आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपका विश्वास ज्यादा पैदा होगा लोगों के बीच में। जैसे अभी आज शाम को 4:45 बजे शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब शुक्र मीन राशि के अंदर आएंगे, मीन राशि में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अब उच्च के शुक्र होंगे लगभग 1 साल के बाद मीन राशि में। वैसे तो वृष राशि में, तुला राशि उनकी स्वैग रही है, बट अब मीन के अंदर आएंगे, उच्च के होकर के आएंगे। 4 राशियों के लिए एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आएंगे। अब यहां पर आप इंडिविजुअल और लोक भविष्यवाणी 2 प्रकार से कर सकते हो। अब आप एक तो ये बोलोगे कि भाई शुक्र है, ग्लैमर का कारक है, फिल्म लाइन का कारक है, कॉस्मेटिक चीजों का कारक है, सौंदर्य प्रसारण देता है, सिंगिंग देता है, आपको अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, आपको अच्छा हस्त कलाकार बनाएगा, आपको अच्छा शिल्पकार बनाएगा, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, आप अच्छे न्यूज रीडर हो सकते हो, आप मीडिया की लाइन में हो। तो इन तमाम चीजों के ऊपर शुक्र का प्रभाव पड़ेगा, लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि शुक्र इन चीजों का कारक होता है, ज्ञानी ग्रह है। अब आप ये बोलोगे कि भाई शुक्र आपका इस समय उच्च का हो रहा है, तो जो लोग इस फील्ड में हैं तो उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेंगे। अब खाली बात यहां स्टॉप नहीं होगी, ये हो गई एक लोक भविष्यवाणी की, ऐसे सब लोगों को लाभ प्राप्त होगा, और उसमें भी विशेष रूप से उनको होगा जिनकी 3, 6, 9 और 12 राशियां होंगी, क्योंकि उनसे जो शुक्र है वो केंद्र में आ जाएगा और मालव्य राजयोग बनाएगा। बट यहां पर अब ये मैटर करेगा जब आप इंडिविजुअली कुंडली देखोगे और लोक भविष्य को देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र का राशि परिवर्तन तो हो रहा है, वो आज शाम को 4:45 बजे से लेकर के और 24 तारीख की रात तक इन 24 दिनों के लिए उच्च का तो हो रहा है। तो क्या वो उच्च का होकर के
उच्च का रिजल्ट पूरे के पूरे 24 दिन देगा या नहीं देगा, उसको हमारे को कैटेगराइज करना पड़ेगा। और उसको कैटेगराइज कैसे करोगे? सबसे पहला सिद्धांत कि आपको यह देखना पड़ेगा कि शुक्र किन ग्रहों के साथ में है, कौन से ग्रहों की युति में है, क्या है भी या नहीं है, और है तो किन के साथ है। अब जिनके साथ है उनके साथ वो कितने दिनों तक है, और जितने दिनों तक वो है तो उतने दिनों तक उसका फल क्या होगा, और जब वो उनसे अलग होगा तो उसका फल क्या होगा। भविष्यवाणियां ऐसे ही गलत हो जाती। अब हमने बोला कि आज शाम को सूर्य के साथ शुक्र की और राहु की युति हो जाएगी। अब 3 ग्रह एक साथ हो जाएंगे, त्रिग्रह योग बन जाएगा, मालव्य राजयोग बन रहा है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नहीं मिल पाएगा, अभी इनिशियल स्टेज पे नहीं मिल पाएगा। और इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि सूर्य और राहु एक दूसरे के नजदीक हैं। इसलिए नहीं मिल पाएगा कि सूर्य और शुक्र की युति है, यानी कि सूर्य जिस भूमिका में है अभी, वो शुक्र अपना खुल के रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अभी मैं बैठा हूं यहां पर इस मंच पर, मेरा ही कोई दुश्मन बैठा हो मेरे साथ में, तो निश्चित तौर पर मैं प्रभावित हूंगा, मेरे विचारों में परिवर्तन आएगा। मैं देना तो रिजल्ट कुछ चाहता हूं, बट एक इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि यहां राजा बैठा है। मैं अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के बैठ जाऊं, बेशक वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, मेरा एक नाम है, फिर भी उनके साथ बैठ करके मेरा जो प्रभाव है वो कम होगा। मुझे एक इनसिक्योरिटी होगी कि मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ में बैठा हुआ हूं, वो चाहे मेरे को कितनी इज्जत दे। ऐसे यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जब तक शुक्र आगे ना निकल जाए सूर्य से कम 7-8 डिग्री, या फिर इनका सेपरेशन ना हो जाए, तब तक शुक्र अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब इनफैक्ट यहां पर सूर्य शुक्र की युति होगी तो व्यक्ति का मन का भटकाव और होगा। जो राजा हैं, जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए इस पर प्रभाव आएगा। राजनीति में बैठे हुए लोगों के ऊपर इसमें प्रभाव आएगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो गए, मन का भटकाव हो जाएगा, काम वासना जागृत हो जाएगी। आप ऐसे फल कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि भाई जैसे ही अगले महीने अप्रैल में 14 तारीख को सूर्य आगे बढ़ेगा, जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाएगा तो बुध राहु की शुक्र और राहु की युति रहेगी फिर मीन राशि में, यानी कि दोनों मित्र ग्रह, दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे। ये यहां पर आपके लिए योग बड़ा अच्छा रहेगा, आप यहां पर अच्छा लाभ ले सकते हो। पर लोगे कब तक? आप लोगे 14 तारीख से लेकर के और 24 तारीख की शाम तक। और उसमें से भी अगर कैटेगराइज करूं तो 14 तारीख से लेकर के आगे आने वाले 5 से 7 दिन जो रहेंगे वो विशेष रूप से अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब 24 तारीख को शाम को शुक्र मीन राशि को छोड़ देगा तो उसकी डिग्री कली वो धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर आपको उसमें से भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देना है तो आप कह सकते हो कि सूर्य आगे बढ़ेगा, शुक्र और राहु अकेले रह जाएंगे। मालव्य नाम के महापुरुष राजयोग का जो समय सबसे श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा 4 राशि वालों, ये 5-7 दिन रहेंगे 20 तारीख से पहले पहले, जिसमें आप बहुत अच्छा एडवांटेज ले सकते हो। अब मिथुन राशि वालों को आप क्या कहोगे? मिथुन को आप ये कहोगे आपके कर्म भाव पर बन रहा है, आप कहोगे कि कैरियर के घर पर ये राजयोग बनेगा तो कैरियर का उत्थान करेगा, कर्म की गति को मजबूत करेगा। आपका लग्नेश, आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध का मित्र शुक्र है, ऐसी स्थिति में आपके कैरियर को अच्छा कर देगा। आपको ये कहना पड़ेगा, अगर कन्या की बात करोगे तो आपके लिए कहाँ युति बन जाएगी? 7th हाउस में, पत्नी के घर में। तो आप बोलोगे कि भाई पत्नी के घर में बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है, बढ़िया योग बन रहा है, यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी बन जाएगी। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं जो मैरिज लाइफ में कलह कलेश चल रही थी, पिछले कुछ समय से चल रही थी, कुछ समय से, कब से? जब मीन राशि के अंदर राहु और सूर्य की युति बनी, यानी कि पिछले महीने मार्च में 14 तारीख से, जब ये 14-15 तारीख से सूर्य मीन राशि में आया, कन्या राशि वालों के लिए 7th हाउस पर आया, राहु के साथ में युति बनाई, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, दाम्पत्य जीवन को। तो आप बोलो दोगे कि भाई अब रिलीफ मिलने जा रहा है, 14 तारीख के बाद रिलीफ मिलने जा रहा है।
अप्रैल में मिलने जा रहा है, क्योंकि शुक्र देव जो शादी के कारक होते हैं, जो एक पुरुष को स्त्री का सुख देते हैं, वो ग्रह आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। और क्या लेकर के आ रहे हैं? वो लेकर के आ रहे हैं आपका भाग्य, वो लेकर के आ रहे हैं आपका धन, क्योंकि वो धनेश भी हैं, वो परिवार के भी मालिक हैं, वो आपकी वाणी के भी मालिक हैं, वो आपके सौंदर्य प्रसारण के भी लॉर्ड हैं, वो आपकी वाक शक्ति के भी लॉर्ड हैं, वो आपके पौत्र के भी, आपके भाग्य के भी, आपके धार्मिक जीवन के भी, आपकी उन्नति के भी, आपके विदेश यात्रा के भी इस घर के लॉर्ड होकर के वो 7th हाउस में आ रहे हैं। तो यहां पर जो आपको लॉसेज हुए, अब यहां पर आपके तकरार दूर हो जाएंगे। आप इस तरीके से कोशिश करिए रिजल्ट को निकालने की, और जब आप ऐसे रिजल्ट निकालोगे तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा और आप अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हो। अब इसी तरीके से धनु राशि वाले हैं, अब उनके लिए ये 4th हाउस पर योग बनेगा। अब 4th हाउस पर शुक्र आएगा, पर जब शुक्र अकेला होगा या राहु के साथ में होगा जब, तो आपके मन पर आ जाएगा, 4th हाउस पर आएगा। तो आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, उस भाव के लिए तो ठीक है, बट इसके पास डिपार्टमेंट अच्छे नहीं है ज़्यादा, ये डिपार्टमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है। क्योंकि ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि ये रोगेश भी है, ये 6th हाउस का लॉर्ड भी है, ये 6ठे भाव का स्वामी होकर के उच्च हुआ है, और अभी जैसे ही उच्च होगा तो सूर्य राहु की युति में रहेगा, यानी कि बीमारी लेकर के उच्च हुआ है। तो आप बोलोगे कि बीमारी को बढ़ा देगा, आप बोलोगे कि भैया आप अस्वस्थ रहोगे, और एक तरफ सुख साधनों पर बैठ गया, यानी कि सुख साधनों में तो ऊंचाइयां देगा पर आपको साथ में बीमारी भी आएगी। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो अस्वस्थ हो रहा होता है, बट उसके साथ में उसका एम्पायर बढ़ रहा होता है। इसी प्रकार से मीन राशि वालों की बात करेंगे। अब जैसे अभी फिलहाल बात करें, अब यहाँ कितने मीन राशि वाले बैठे मैं नहीं जानता, बट आप मीन राशि वालों अपने अंदर ये नोटिस कर रहे होंगे कि आप अस्वस्थ चल रहे हैं, क्योंकि एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, एक आपकी राशि में भी सूर्य राहु की युति चल रही है, और सूर्य कहाँ का मालिक है? सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में लॉर्ड हो जाता है 6th हाउस का। अब इस घर का मालिक होकर के वो आपके शरीर के ऊपर बैठा हुआ है, राहु के साथ बैठा हुआ है, आपको अस्वस्थ कर रहा है, आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहा है, आपके चारों तरफ एक सर्कल बना हुआ है षड्यंत्र का, और साथ में आप कहीं ना कहीं 7.5 से जूझने के कारण भी परेशान चल रहे हैं। और फिर अब ऐसे में शुक्र जब आकर के बैठेगा तो ये आपको थोड़ा सा रिलीफ तो देगा। थोड़ा रिलीफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोला ना अभी आपको कि बहुत सारी चीजें हैं ज्योतिष में जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मीन लगन के अंदर शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, क्योंकि शुक्र के पास डिपार्टमेंट अच्छे इतने नहीं होते हैं। वो एक तो 2nd हाउस का लॉर्ड हो जाता है, और 2nd हाउस का लॉर्ड है आपका जाकर के बैठ गया शरीर के ऊपर, अब वहां पर आपको वो पीड़ित करेगा। आपके इसका लॉर्ड हो गया, 8th हाउस का लॉर्ड हो गया, यानी कि 3रे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होकर के शरीर पर आकर के बैठा, तो आपको उस पर्टिकुलर भाव का फल मिलेगा, और इन 2 भावों के फल में भी वो नुकसान करेगा। अब यहां पर अगर हम नियम को और अपग्रेड कर दें, और नियम अपग्रेड कैसे होगा? नियम ऐसे अपग्रेड होगा कि आखिर आपके लग्नेश कितना मजबूत है, ये तो हमने ट्रांजिट की बात करी, आपकी चंद्र राशि का स्वामी कितना मजबूत है, और आपका बाय बर्थ शुक्र कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर स्वयं में अनुभव किया है, तो मैं जो अपना खुद का अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं। मेरा शुक्र स्वयं राशि का है और वृषभ के अंदर बैठा है, और वृष राशि के अंदर शुक्र बैठा है बाय बर्थ केंद्र में, और जब जब ट्रांजिट में शुक्र वृष राशि पर आया, जब जब शुक्र वृष राशि में मेरे ट्रांजिट किया, मेरे को उस टाइम पीरियड में फाइनेंशियली बहुत अच्छा गेन हुआ, बहुत अच्छा गेन हुआ। मेरी उस टाइम पीरियड में मान सम्मान प्रसिद्धि भी बढ़ी। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं या जो आप सारी चीजें ट्रू हैं, आपको केवल ये स्टडी करना पड़ेगा, आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, आपको ग्रहों की निरंतर युतियों को देखते रहना पड़ेगा, आपको ये डिपार्टमेंट तय करना पड़ेगा कि भाई इसके पास लॉर्डशिप क्या है। अब आपकी सिंह लगन है,
अब सिंह लगन का स्वामी तो सूर्य हो गया, अब सूर्य सिंह लगन का लॉर्ड और तीसरे भाव का स्वामी शुक्र हो गया। तो इसलिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर लगने होती हैं जिनमें ना प्लैनेट अच्छा फल देते नहीं हैं या दे नहीं पाते, क्योंकि उनका जो व्यवहार हो जाता है वो शत्रुता वाला होता है, और वो शत्रुता वाला व्यवहार लेकर के वो रिजल्ट अच्छा नहीं देते। उनको तब ताकत मिलती है जब उनका मित्र आएगा। अब जैसे आज आप एक फॉरकास्ट कर सकते हो, आप अगर YouTube पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आप फॉरकास्ट कर सकते हो, और खाली उस फॉरकास्ट को करके ना शांत मत बैठिए कि आपने कर दी। आप ये भी देखिए साथ में कि आपने जो भी भविष्यवाणी करी है उसका आपको कितना % उसका प्रभाव इस लोक भविष्य में पड़ा। जैसे अभी 1 तारीख को जून महीने में मंगल ग्रह मेष राशि में आएंगे, मेष के अंदर स्वग्रही हो जाएंगे। अब स्वग राशि का मंगल, अब जिन जिन लोगों का स्वग राशि का होगा, यानी कि जिनका मेष राशि का मंगल होगा, उनको बड़ा जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा। अब लगभग 42-45 दिन मंगल यहाँ रहेगा। अब कुछ पर्टिकुलर लगन के लिए आप बोल सकते हो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे आप कर्क लगन के लिए बोल सकते हो, आप सिंह लगन के लिए बोल सकते हो। आप इन लगनों के लिए कह दो कि भाई इनमें केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि सिंह लगन में 4th हाउस का लॉर्ड मंगल हो जाता है, सिंह लगन के अंदर 9th हाउस का लॉर्ड मंगल हो जाता है, यानी कि वो स्वय राशि का होकर के भाग्य स्थान पर बैठेगा। तो अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को 42 दिनों के अंदर बड़ा जबरदस्त बल मिल जाएगा। और किससे रिलेटेड मिलेगा, यहां से आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मंगल अग्निकारक प्रधान प्लेनेट है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग की शाखा, ईंट भट्टों का काम कारोबार करने वाले लोग, सेना के अंदर, पुलिस के अंदर, या जिनके एम्यूनिशन का काम है, वेपन बनाने का काम है, गोला बारूद का काम है, पटाखा बनाने का काम है, यानी कि मंगल से रिलेटेड नेतृत्व करने का काम है, ऐसे लोगों को विशेष रूप से लाभ मिल जाएगा। तो आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो और आप देखोगे आपको लाभ मिलेगा। अभी हमने कुछ ही दिन पहले YouTube पर एक भविष्यवाणी करी थी। हमने बोला कि देखो सूर्य राहु इकट्ठे होने जा रहे हैं और मंगल शनि भी इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब ये 2 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और दोनों विपरीत विचारधाराओं के ग्रह हैं। मंगल शनि, शनि मंगल एक दूसरे के विपरीत हैं। एक जगह बैठेंगे, दिक्कत देंगे, उस घर को नुकसान करेंगे, परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, और देश में अस्त व्यस्तता फैलेगी, माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ लगभग आसपास में हो गए। सूर्य राहु इकट्ठा हो गया, इधर मंगल शनि इकट्ठा हो गया। अब ऐसी स्थिति में अभी देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। देश के अंदर अलग अलग कोणों में इस प्रकार से सांप्रदायिक हिंसाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन हम सुनते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। तो आप ना ये चीज कैलकुलेट करो। आप ये देखो, जैसे सूर्य राजा है, अब राजा अगर पीड़ित होगा तो आप ये देखो कि सूर्य से संबंधित जितने भी काम हैं इस दुनिया में, जितने भी काम हैं, वो सारे प्रभावित होंगे अगर सूर्य पीड़ित होगा। और विशेष रूप से जो नेतृत्व करेगा, और जो नेतृत्व करेगा उसका नेतृत्व ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी नेतृत्व क्षमता वीक होगी। आप ये देखो कि अगर चंद्रमा आपका कमजोर होगा गोचर में, ट्रांजिट में, या चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर है और उसकी दशा आपके ऊपर चल रही है, कमजोर चंद्रमा की चल रही है, नीच चंद्रमा की दशा चल रही है, आप देखो कि चंद्रमा से रिलेटेड प्रभाव तो आपकी कुंडली में आएगा। और जब इस ट्रांजिट का फलादेश निकालोगे भूलोक में, तो जितने भी दिन चंद्रमा महीने में कमजोर होता है, जैसे वृश्चिक राशि में नीच 2.25 दिन, चंद्रमा राहु की युति 2.25 दिन, चंद्र शनि की युति विष दोष की 2.25 दिन, या अमावस्या के 2.25 दिन, यानी कि ये लगभग 8 दिन 10 दिन जो चंद्रमा का प्रभाव होता है वो ऐसा हो जाता है जिसमें आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि जितने भी पागलपन के शिकार रोगी हैं, जितने भी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मरीज भर्ती हो रखे हैं, जितने भी लोग जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, वो लोग जो दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, वाइट चीजों का, वाइट वस्तुओं का काम कारोबार करते हैं, उसके फल में उनको कमी देखने को मिलेगी। ये उसका भूलोक भविष्य हो गया।
आप देखो बुध से रिलेटेड आप ये नोटिस करो कि अगर बुध कुंडली में वीक है तो एज एन इंडिविजुअल आपका किस घर में वीक है उस घर को प्रभावित करेगा, जिस घर का लॉर्ड है उस घर को इंपैक्ट डालेगा। और जब भूलोक भविष्य की बात करेंगे तो जहां पर बुध की बात आएगी तो वहां बौद्धिक स्तर की बात आएगी। जब हम प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना दोस्तों, तो उस समय पर हम ये देखते हैं, कैटेगरी बनाते हैं प्रोफेशन की। कुछ काम ऐसे होते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, नौकरियों का भी ऐसे ग्रेड होता है। हम कहते हैं ना फर्स्ट क्लास ऑफिसर है ये, तो रजिस्टर्ड ऑफिसर है ये। अब जितने भी बौद्धिक स्तर के काम होते हैं इस दुनिया के अंदर, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, सिर्फ दिमाग चलता है, इसलिए आप सब तो ज्योतिषी हो, आपका दिमाग ही चलता है, आपका थॉट प्रोसेस वर्क करता है, आपकी सोच वर्क करती है। और जब वो थॉट प्रोसेस आपकी वीक होगी इस ट्रांजिट के अंदर, तो निश्चित तौर पर वो 20-22 दिन आपके खराब जाएंगे। और आप देखना कि आपका जो प्रेडिक्शन है वो वीक हो जाएगा। आप देखना कि उस टाइम पीरियड में की जाने वाली भविष्यवाणियां आपके ऊपर सही नहीं बैठेंगी या आपके कस्टमर पे सही नहीं बैठेंगी। यानी कि ज्योतिष कितना प्रॉपर विज्ञान है, बस हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको हर एंगल से सोचने का प्रयास नहीं किया, ये हमसे कमी रह गई। गुरु ब्रह्मा ऐसे ही नहीं थे, उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति करी तो हर चीज को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में बनाया। हमारे को आंखें दी देखने के लिए, पीछे नहीं दी। हमारे को यहाँ पर मुंह दिया, हम ऊपर से खाते हैं नीचे से निकालते हैं। हमारे को हाथ आगे दिए, हम आगे के एक्सप्रेशन आगे देते हैं। ईश्वर ने हमारे को बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया है। और अगर आप सही में अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप सब बहुत विद्वान हैं, तो आप अपने इस मानव शरीर को इस कुंडली के साथ जोड़ करके देखोगे तो आपको इस समझ में आने लगेगा कि आपके किस पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर पीड़ा आ रही है, कौन सा पार्ट आपका कमजोर हो रहा है। फर्स्ट हाउस ये हमारा हेड है, शरीर में फर्स्ट हाउस ये रहा, यानी कि हमारे शरीर की रचना इन भावों के ही अनुकूल करी गई है। आपका सेकंड हाउस मुख का है, ये रहा मेरा सेकंड हाउस। अब इस सेकंड हाउस पर भी अगर आके केतु बैठ गया ना ट्रांजिट में, तो चेहरे को जला देगा या चेहरे के ऊपर कोई फुंसी दे देगा, कोई फोड़ा दे देगा। और अगर इस केतु से फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ गया ना, तो बार बार सर में चोट लगेगी। आप बता सकते हो, बस आपको रिसर्च करने की जरूरत है। आप जितने अच्छे रिसर्चर बनोगे उतना अच्छा बता सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, अभी तो मैं परिपक्व हो रहा हूँ, अभी तो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूँ। पर हाँ, ये खुशी है कि जिस तरीके से आपका प्रेम मिलता है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आज की डेट में यूट्यूब पर, फेसबुक पर फैन फॉलोइंग है, बड़ी खुशी होती है। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और ये अपने मन की बात बता रहा हूँ। जैसे प्रधानमंत्री जी बताते हैं ना मन की बात, ऐसे ये मेरे मन की बात है कि मेरे को बताते हुए बड़ा गौरव होता है, बड़ी खुशी, आनंद मेरे को आता है कि कभी भी किसी की ना आज तक इंटेंशन को हर्ट नहीं किया, या कभी भी किसी सामने वाले व्यक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह सकता हूं। और मार्केट में ना हर एस्ट्रोलॉजर की ना बातें चलती हैं, सबकी, एक अरे वो तो वैसा ही है, ऐसा है, वैसा है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मानवेंद्र रावत ऐसा, या वो इस तरीके का, या उठा गया है, फलाना या ढिकना है। वो इसीलिए कि कम कमा लो, लंबा चलना है, नाम कमाना है। जब इस दुनिया से जाओ तो 10 लोग ये बोले कि अच्छा आदमी चला गया, तो ईमानदारी से चलना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिष का काम एक ऐसा काम है कि लोगों बहुत उम्मीद के साथ आते हैं, बहुत 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 ज़्यादा उम्मीद के साथ आते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक युग परिवर्तन हो रहा है। ये कोई छोटा वर्ड यूज नहीं किया मैंने, युग परिवर्तन हो रहा है, और लिटरली हो रहा है। और कैसे हो रहा है, ये आप सब सामने बैठे हो, यही तो है युग परिवर्तन की शुरुआत। क्या आप इतनी संख्या बल की दृष्टि में यहां बैठे हो? क्या आते थे आज से 10 साल पहले? क्या आते थे आप इतने सम्मेलनों में जाते थे? नहीं जाते थे। आज जाते हो ना, आज वहां यहां आकर के बैठते हो, 7-8 घंटे अपना टाइम निकाल के आते हो ना, यही शुरुआत है परिवर्तन की। और ये परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि घर घर तक
ज्योतिष की क्रांति पहुंच सके, हर घर के अंदर ज्योतिष का दीपक जल सके, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। और अगर आप सब और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, तो मेरे को तो ये खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे राष्ट्रपति हों, सार्वजनिक मंच से ना स्वीकार करें पर बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के नहीं चलते। क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है कि YouTube जैसा प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म आज एक अलग से कैटेगरी बना चुका है, जिसमें उसने एस्ट्रोलॉजिस्ट लिखा है, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल साइंस लिखा है। क्या ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है? इसका मतलब विश्व की नज़र हमारे ऊपर है, विश्व हमारी कैलकुलेशन को मानता है, इसलिए वो कहता है कि हिंदू मैथोलॉजी इज वेरी ट्रू एंड करेक्ट, कहते हैं ना नासा वाले। इसलिए इस कैलकुलेशन को दोस्तों समझिए, इसके आधार बिंदु में जाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान के साथ में सुना और ये प्रोग्राम लिटरली सुपरहिट है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं तीनों आयोजकों को, और इससे भी भव्य कार्यक्रम भविष्य में आपका देखने को मिलेगा। उसके लिए अभी से अग्रिम शुभकामनाएं सफल आयोजन की आपको सभी को देता हूँ, और आप सब आए टाइम निकाल के, उसके लिए धन्यवाद।